एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आदित्य कमलेश अवस्थी यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू इनिशिएटिव, जिसमें हम यूपीएससी, सीएससी और एमपीपीएससी के लिए सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ पे आज से लेके हर संडे के संडे लगभग 10 से 12 क्लासेस हम लाने वाले हैं। और इन 10 से 12 लेक्चर्स में आपका पूरा सोसाइटी और सोशल इश्यूज़, जिससे हर साल लगभग 6 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 यूपीएससी में और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 यूपीएससी में आते ही आते हैं। लेकिन इस इनिशिएटिव को शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी एक ब्रॉड आउटलाइन दे देना चाहूँगा कि इसमें आखिर हम करेंगे क्या क्या। हम इसमें बाकी लेक्चर्स की तरह ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें ख़ास बात ये है कि जो लेक्चर्स हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक लेक्चर संडे के संडे आएगा। तो हर संडे एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये लेक्चर अराउंड 1.5 आवर्स का लेक्चर रहने वाला है। देखते हैं, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं अप्रॉक्सीमेटली ये कह रहा हूँ। और इसके बाद 1.5 आवर्स के लेक्चर के बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ये सेकेंड स्टेज रहेगी हमारे इस इनिशिएटिव की। और आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप मुझे लिखेंगे, सेंड करेंगे, या तो मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको इन आंसर्स में क्या सुधार करना है वो बताऊंगा। और उसके बाद इसी आंसर्स पे हम एक एवेल्युएटेड आंसर का वीडियो बनाएंगे और जिसने बेस्ट आंसर लिखा होगा उसको दिखाने की कोशिश भी करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो प्लीज़ इस मुहिम के साथ जुड़िए। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सिलेबस है, हमें भारत का समाज पढ़ना है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़नी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो भारतीय समाज के क्या कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधताएं यहाँ पे हैं। साथ ही साथ आज एक और चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, वो है कास्ट। असल में जो हम भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ेंगे उसी में एक विशेषता कास्ट भी है और कास्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है। वो चीज़ हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से। सबसे पहले आ जाता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो हमको जानना है भाई समाज क्या है, सोसाइटी के बारे में जानना है। उसके बाद हमको जानना है फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और फाइनली हमको जानना है एक ब्रॉड आउटलाइन। क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं, मैं आपको ये सिंपली बता देना चाहूँगा यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं व्हाट चेंजेस व्हाट, इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से किसने क्या चेंज किया है, बस। और कोई पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मेनली देखने को नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे, ग्लोबलाइजेशन का इस पे क्या चेंज आया, फैमिली सिस्टम हाल ही में कैसा चेंज हो गया, कास्ट क्या समय के साथ चेंज हो रही है, क्या कास्ट समय के साथ चेंज हो पाई है, नहीं हो पाई है। वो ले दे के एक ही चीज़ पूछते हैं, चेंज। ठीक है, तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखते हुए उसी पैटर्न में पढ़ना है और ज्ञान नहीं हासिल करना है ज़्यादा। इस सब्जेक्ट की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करने जाएंगे तो आप ज्ञान तो हासिल कर लेंगे लेकिन आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसका मेन मोटिव है आंसर प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि ज्ञान आपको हिस्ट्री और सोसाइटी भी देगी बराबर से, हिस्ट्री और पॉलिटी भी देगी बराबर से, लेकिन जो मेजर चीज़ है यहाँ पे वो है आपका आंसर कैसे लिखने हैं इस केस में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सोसाइटी क्या है, समाज क्या होता है। तो भाई एक सिंपल डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन है मैकाइवर साहब की। मैकाइवर एक बड़े सोशोलॉजिस्ट हुए हैं और मैकाइवर साहब के अनुसार समाज जो है वो एक एक व्यक्तियों का एक समूह में जाल है। इट इज़ अ वेब ऑफ पर्सन्स इन अ सोशल रिलेशनशिप। ये लोगों का एक सामाजिक जाल है और ये जाल समय के साथ साथ बदलता रहता है। बस इतनी ही डेफिनेशन सोसाइटी की याद रखनी है। और आप लिखेंगे कैसे, दैट अकॉर्डिंग टू मैकाइवर सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग या विच ऑलवेज चेंजिंग। यही स्टेटमेंट है। बाकी डेफिनेशंस भी आप देख सकते हो। पीपीटी आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। इस बार मैं पीडीएफ फॉर्म से पीपीटी फॉर्म में शिफ्ट हो गया हूँ और हम देखते हैं और जो भी चीज़ें हैं
आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक सोसाइटी में। तो सबसे पहली बात, सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब भाई कई लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पता होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, विदाउट एनी शेप। सोसाइटी का कोई आकार नहीं होता, वो अलग अलग हो सकती है। किसी जगह की सोसाइटी कुछ हो सकती है, किसी जगह की कुछ हो सकती है। तो सोसाइटी में एक फीचर होता है कि हर सोसाइटी अपने आप में एक चीज़ पोजेस करती है और वो होती है यूनिकनेस। हर सोसाइटी अपने आप में एक यूनिक सोसाइटी होती है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट सोसाइटी होती है, एक अलग सोसाइटी होती है, अमूर्त सोसाइटी होती है जिसका कोई आकार नहीं होता और वो समय के साथ बदलती रहती है। दूसरी चीज़ सोसाइटी में जो है वो है लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। समाज में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही मत के लोग मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक आपको ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ जिसके बिना सोसाइटी के आंसर्स में नंबर नहीं मिलते हैं, और वो मंत्र है आपका एग्जाम्पल। वो मंत्र है आपका एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देने ही पड़ेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस वाले में, कि कई लोगों के मत एक से होंगे, कई लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण है कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी के लोग साथ में आएंगे वो आपके कैसे हो गए, लाइक वाले। और कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो जब बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग समर्थक होंगे तो वो कैसे होंगे, वो लाइकनेस नहीं होंगे, वो होंगे डिफरेंसेस वाले। मतलब कई लोगों में समान मानसिकता हो सकती है, कई लोगों में विभिन्न मानसिकताएं हो सकती हैं। ये समाज का एक फीचर है कि ये अंतर देखने को मिलता है। समाज में हमेशा दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक है कोऑपरेशन सहयोग और एक है कन्फ्लिक्ट विवाद। उदाहरण के लिए लिज्जत पापड़ हो गया। जब किसान आंदोलन हुआ तो सभी किसान एक समूह बन के सामने आए। कई ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह हैं जो सहयोग में सामने आते हैं। अन्ना आंदोलन, काफ़ी लोग सहयोग में सामने आ गए। तो ये जब एक चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं तो ये कोऑपरेशन है। लेकिन यही लोग सरकार के खिलाफ है तो सरकार भी समाज का एक हिस्सा है। तो सरकार और अन्ना हजारे के बीच में क्या है, मतभेद है। तो एक समाज में मतभेद और सहायता या सहायक करने वाली क्षमताएं दोनों होंगी। एक समाज में एक जैसे सोचने वाले लोग और अलग अलग सोचने वाले लोग दोनों होंगे। ये फीचर होते हैं किसी भी सोसाइटी के। सोसाइटी एक प्रक्रिया है, ना कि कोई उत्पाद है। इट इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। मैकाइवर ने क्या बोला है, सोसाइटी हमेशा चलती रहेगी। तो जब सोसाइटी हमेशा चेंज होती रहेगी तो हर एक चीज़ एक प्रोसेस है। जैसे मैं आपको समाज पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोसेस है। आप इसको अप्लाई करेंगे, वो एक प्रोसेस है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप आईएएस बन भी जाएंगे तो उस वो भी एक प्रोसेस है कि आपको समाज के लिए ही कुछ करना है। समाज पढ़ के आईएएस बनेंगे और समाज के लिए ही कुछ करना है, दैट इज़ टू अ प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब एक ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक उत्पाद नहीं है, ये कभी फाइनल होकर रुकती नहीं है, ये चलती रहती है। इसीलिए ये एक प्रक्रिया है, ना कि कोई पदार्थ है, ना कि कोई उत्पाद है। और सोसाइटी प्रोवाइड्स सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ स्टेटस। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी समाज में, आप भारत बस का समाज नहीं लीजिए, आप दुनिया का कोई भी समाज ले लीजिए, वहाँ आपको स्तरीकरण देखने को मिलेगा। वहाँ आपको अलग अलग स्तर देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, इंडिया की सोसाइटी की बात करते हैं, एक हाई क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास और फिर लो क्लास। अगर हम कास्ट में बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर हम इनकम स्टेटस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, कोई वाइट कॉलर जॉब में है, कोई गोल्डन कॉलर जॉब में है, कोई येलो कॉलर जॉब में है, कोई पिंक कॉलर जॉब में है। ऐसे करके हमको अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं। तो हर समाज में आपको दो चार चीज़ें मिलेंगी और वही चीज़ें ये फीचर्स हैं। लेकिन बिना एग्जाम्पल के ये फीचर्स को आप समझाने जाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और ये क्या एग्ज़ाम में पूछेगा जी, एमपीपीएससी में ये फिर भी पूछ सकता है, यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा कि समाज के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के फीचर्स यूपीएससी में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपका पीएससी में पूछ सकता है, यूपीएससी में ये चीज़ नहीं आएगी। आगे चलते हैं कि एक समाज इंसान को किस हिसाब से प्रभावित करता है, सोसाइटी किस हिसाब से इंसान को प्रभावित करती है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिंक करने जा रहा हूँ आपका जीएस पेपर 4 से।
यहाँ पे एक हम टॉपिक लिंक करने जा रहे हैं आपका जीएस पेपर 4 से, जिसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, आखिर नीतियाँ या नीति शास्त्र लोगों में आता कैसे हैं, मूल्य लोगों में आते कैसे हैं। और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपका समाज। जो मूल्य समाज में व्याप्त होते हैं, जो नैतिक मूल्य या मॉरल वैल्यूज़ समाज में होती हैं, वही लोगों में भी जाती हैं। उदाहरण के लिए ये व्यक्ति याद है आपको, सभी को याद होगा, ये फरहान। अब ये जो फरहान है, ये कपूर साहब की बेटी की जो बीटेक करने की इच्छा थी, आईआईटी जाने की इच्छा थी, या उनका जो भी कॉलेज का नाम रहता है वहाँ जाने की इच्छा थी। उस कॉलेज के उस इंजीनियरिंग करने के दबाव के कारण इसको इंजीनियरिंग कराई जाती है। तो ये जो फरहान वाला केस है, ये सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, वही चीज़। जैसे अभी रिसेंट केस आपको पता होगा एक, कि कोविड के टाइम पे गांव में जब वैक्सीन लगाने के लिए लोग जाते थे कोविड-19 के समय, तो जब वैक्सीन लगाने के लिए हमारे यहाँ से लोग जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो समाज एक व्यक्ति को भी वैसे ही प्रभावित करता है जैसे वो पूरे दुनिया अपने एरिया को प्रभावित करता है। तो ये एक फीचर है समाज का, और जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं वो आगे चल के हम देखेंगे, और इन एलिमेंट्स पे हम बात भी करेंगे, और वहाँ देखेंगे कि कैसे एक चीज़ समाज को प्रभावित करती है। अब भारतीय समाज में क्या क्या मेन फीचर्स हैं, मेन फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई अब बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ ओल्ड सिस्टम पढ़ा देते हैं। ओल्ड सिस्टम पढ़ा दिया कि डाइवर्सिटी है, कास्ट सिस्टम है, पुरुषार्थ है, लेकिन ओल्ड सिस्टम से सब में से क्वेश्चन नहीं आता। हम ढेर सारा पढ़ लेंगे लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। ओल्ड सिस्टम और एक न्यू सिस्टम है। पहले हम ओल्ड सिस्टम देखते हैं, पुरानी परंपरा या पुराना तंत्र क्या है भारतीय समाज का। तो भारतीय समाज में विविधता होती है, जो हमारा आज का टॉपिक ही है कि हमको विविधता पढ़नी है। दूसरा, भारतीय समाज में जाति तंत्र है, कास्ट सिस्टम है। भारतीय समाज में वर्ण सिस्टम है। जितनी चीज़ों में गोले लगे हैं यहाँ पे, वो चीज़ें पेपर में आएंगी, जितनों में नहीं लगे वो नहीं आएंगी। ठीक है, वो यूज़ हम समझेंगे, यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन वो मेन ऐसे स्पेसिफिक पूछेगा नहीं ये इसके बारे में बताइए, ऐसा कभी नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा रख सकते हैं आप। पेट्रियार्की पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आता ही आता है। वुमेन पे क्या असर पड़ा, क्या हुआ चेंज, ये आएगा ही आएगा। और फैमिली कैसे चेंज हो गई, इस पे क्वेश्चन आएगा। स्टेजेस ऑफ लाइफ, हमारे 4 लाइफ के स्टेजेस हैं, ब्रह्मचर्य है, फिर उसके बाद हमको गृहस्थ आश्रम है, ये आश्रम सिस्टम हो गया, पुरुषार्थ सिस्टम हो गया। ये आश्रम और पुरुषार्थ हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये आता नहीं है, इतना एग्ज़ाम में पूछता नहीं है डायरेक्टली। इसके बाद हम चलते हैं न्यू सिस्टम क्या है। तो जो नया सिस्टम है यार, उसमें समाज जो है वो थोड़ा सा बट चुका है। अब इसमें हमारे पास टोटल 3 प्रकार के समाज हैं। एक समाज है हमारा आदिवासी समाज, एक समाज है हमारा ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी, और एक समाज है हमारी शहरी सोसाइटी। अब जो शहरी सोसाइटी है, अपने शहर की सोसाइटी है, वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक सोसाइटी शहर की वो सोसाइटी है जो औद्योगिकरण के समय की है, और एक वो सोसाइटी है जो औद्योगिकरण के बाद की है, और दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इनको तो हम अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन हम इनके कुछ मेन फीचर्स अभी स्टार्टिंग में देख लेते हैं। ये अलग से टॉपिक्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कास्ट सिस्टम, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हमको अलग से डिटेल में पढ़ने हैं कि किस चीज़ का किस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम पहले न्यू सिस्टम देख लेते हैं। तो न्यू सिस्टम के हिसाब से जो सोसाइटी है वो इस तरीके से 3 हिस्सों में बटी हुई है। अर्बन सोसाइटी, अर्बन बटी हुई है 2 हिस्सों में, इंडस्ट्रियल और नॉन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी के लिए अलग से लेक्चर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एक औद्योगिक समाज की क्या विशेषताएं होती हैं। तो भाई एक औद्योगिक समाज की विशेषताएं ये होती हैं कि ये नॉन लिविंग एनर्जी का प्रयोग करता है, मतलब तकनीकी ऊर्जा का प्रयोग करता है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि तकनीक का यूज़ करके ये समाज चलता है, फैक्ट्री से ये समाज चलता है। सबसे अच्छा उदाहरण है जब कॉटन मिल्स इलेक्ट्रिक हो गई, हैंडलूम की जगह
इलेक्ट्रिक मिल्स आ गई, तो उससे क्या हुआ, जो मानव ऊर्जा का था काम चल रहा था, वो किस में परिवर्तित हो गया, तकनीकी ऊर्जा में। तो नॉन लिविंग ऊर्जा का प्रयोग ये करते हैं, अजीवित ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। मशीन और फैक्ट्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस सोसाइटी में। यहाँ पे क्लास सिस्टम होता है, कास्ट, रिलीजन और जेंडर नहीं होता। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। किसी भी समाज में, जो शहर का समाज है, शहर के समाज में आपको कभी भी जाति प्रथा देखने नहीं मिलेगी। शहर में एक ही चीज़ बोलती है, वो है पैसा। और जब हम किसी समाज को पैसों के स्तर पे बांट देते हैं, उनके समाज के स्तर के आधार पे बांट देते हैं कि कौन समाज में क्या स्थिति रखता है, उसके पैदा होने के उसमें नहीं, लेकिन उसकी पहुंच के, उसमें वो कितना अमीर है कितना गरीब है, उस लेवल पे बांटते हैं, उसको कहा जाता है क्लास। क्लास असल में एक आर्थिक मापदंड है, एक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है जहाँ पे हम बांट रहे हैं, एक इकोनॉमिक सोशल स्टेटस है जहाँ हम बांट रहे हैं। कास्ट केवल सोशल स्टेटस है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि क्या कास्ट जो है वो धीरे धीरे क्लास का रूप ले रही है, कास्ट जो है वो धीरे धीरे एक स्तर का रूप ले रही है, श्रेणी का रूप ले रही है। तो वो हम देखेंगे कि क्या ये सही है क्या गलत है, एनालाइज करने को आएगा ये स्टेटमेंट, आंसर भी हम देखेंगे इनके। फिर तो यहाँ पे जो होता है, शहर में कास्ट का इतना महत्व नहीं होता, रिलीजन का इतना महत्व नहीं होता, जेंडर का महत्व नहीं होता। महत्व होता है आपकी क्लास का। अगर आपका स्तर ऊंचा है तो आप रिस्पेक्टेड हो, अगर आपके पास पैसा कम है तो आप रिस्पेक्टेड नहीं हो। दैट वॉट अर्बन सोसाइटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, फिर आते हैं वर्क स्किल। अब गांव में आप देखोगे, जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ पे यदि आपके पास पर्याप्त कौशल नहीं है तो भी आप कोई ना कोई काम कर सकते हो माल ढोने का। लेकिन शहर में आपको ज़रूरी है कि आपके पास पर्याप्त कौशल होना चाहिए, एक लिमिटेड लेवल ऑफ स्किल होना चाहिए इंडस्ट्री की मशीन चलाने का, तभी आप शहर में कहीं खड़े हो सकते हो। नहीं तो आप शहर में केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आ रहे हो। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके बाद आती है लॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच। इसके बिना तो शहर होगा ही नहीं। जब तक इंसान रीज़न नहीं करेगा, आडंबर अंधविश्वास को मानता रहेगा, वो शहर नहीं बनेगा। इसके बाद आ जाता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मानवतावादी विचारधारा रखते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म। अब देखिए, ये पॉइंट लिंक्ड है। जहाँ पे रिलीजन के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, वहाँ सेक्युलरिज्म होगा। जहाँ कास्ट वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, वहाँ यूनिटी होगी। और जब ये अपना लॉजिकल रीजनिंग रख पाएंगे, एक सोचने की समझ रख पाएंगे, तो वहाँ डेमोक्रेसी होगी, समानता होगी और भाईचारा भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस परिवेश की भाषा हमारे प्रियम्बल में लिखी है, डेमोक्रेटिक जस्टिस की बात करी गई है, फ्रेटर्निटी की बात करी गई है, वो पूरा का पूरा क्या है, एक शहरी मानचित्र हमको दिखाई देता है। उसमें समाज, जो नई सोसाइटी आने वाली है फ्यूचर की, वो दिखाई देती है। चेंज इन द सोशल रोल्स ऑफ वुमेन। अब आप देखोगे शहरों में लड़के लड़कियां दोनों बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के काम करते हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों बराबर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बीटेक में प्लेसमेंट ले लेते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। और आजकल लोग चाहते भी हैं कि कमाने वाली बहू घर है। ठीक है, तो ये समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं। ये समाज, शहरी समाज की सोच है। फिर हम आ जाते हैं सेकेंडरी रिलेशनशिप्स। अब इस शहर में क्या है, वो जो हम पुराने ज़माने की बात करते थे कि पड़ोसी से बहुत अच्छे संबंध है, हमारा समाज बहुत एकदम बंध के चलता है, वो चीज़ें आपको शहर में नहीं मिलेंगी। शहर में मुख्यतः आपको मिलेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड समाज है। अगर जब तक मेरा तुमसे मतलब निकल रहा है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा जब मेरा मतलब तुमसे ख़त्म हो जाएगा। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट वाले रिलेशनशिप शहरों में ज़्यादा प्रबल होते हैं, ओवर होते हैं किसके, प्राथमिक संबंधों की। गांव में यही चीज़ उल्टी हो जाएगी। वहाँ पे प्राथमिक संबंध पहले रहेंगे, पड़ोसी, भाई भतीजावाद, ये ज़्यादा होगा, और जो सेकेंडरी रिलेशंस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब जैसे एक समाज है आपका इंडस्ट्रियल समाज है चाइना का, और पोस्ट इंडस्ट्रियल हो गया है आपका इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड जैसी जगहों पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होता है, क्योंकि ये सामान बनाते नहीं हैं, अब सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि बहुत पैसा है, अफराद पैसा है, तो ये सेवाएं ले लेते हैं, सेवाएं उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करते हैं। ये मुख्यतः आपको शेयर मार्केट, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए ज़्यादा फेमस मिलेंगे, ना कि इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ कम होंगी तो इकोनॉमी भी कैसी होगी,
वेटलेस, वजन रहित, जहाँ पे वजन ज़्यादा नहीं होगा। इकोनॉमी ऐसी होगी जहाँ पे वेटलेस इकोनॉमी, मतलब ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, लोहा निर्माण नहीं करेंगे, शिप्स निर्माण नहीं करेंगे, खरीद लेंगे ये सब बाहर से, पैसा बहुत है। डिवीजन ऑफ लेबर जो होगा, जो श्रमिकों का विभाजन होगा, वो इंटेलिजेंस के आधार पे होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका आईटी सेक्टर। इन्फोसिस आता है, टीसीएस आता है, आपकी बौद्धिक क्षमता के आधार पे आपको लेके भाग जाते हैं कि आप उनके यहाँ काम करिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो होगा वो आपकी श्रम के आधार पे नहीं होगा कि आप कितनी बोरी गेहूं उठा लेते हो, नहीं, वो आपकी बौद्धिक समझ के आधार पे होगा। ठीक है, तो ये जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ना कि आपकी ताकत के आधार पे। फिर हम आ जाते हैं एम्फेसिस ऑन एबिलिटी एंड नॉट एज। यहाँ पे सिर्फ एज लिखा है पीपीटी में, लेकिन केवल एज की बात नहीं है भाई। ये लोगों को सिर्फ आपकी जो क्षमता है, आपकी एबिलिटी है, आपका एप्टीट्यूड है, आपकी कैपेबिलिटी है, उसी से मतलब है बस। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है ना भारतीय मूल का। क्यों? क्योंकि एबिलिटी है। यदि आपके पास क्षमता है तो आप बनोगे, नहीं है तो लात मार के निकाल दिए जाओगे। इनको मतलब नहीं है आप कहाँ से हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। उदाहरण के लिए यूएस की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सबके हेड कौन है? सबके हेड इंडियंस हैं। सबके सीईओ कौन है? सबके हेड इंडियंस हैं, क्योंकि इंडियंस के पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। तो उसी बात को यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स की तरह कोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटर पोजीशन ऑफ वुमेन। महिलाओं का स्तर बेहतर होगा ऐसी समाज में। यहाँ पे देखिए आप, यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? फीमेल ही है। आप देखेंगे न्यूजीलैंड डेवलप्ड कंट्री है, प्रेसिडेंट कौन है? फीमेल है। तो ऐसे समाज में जो ज़्यादातर सेवा क्षेत्र में आ गया है, जो इंडस्ट्री के बाद विकसित हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज़ बन चुके हैं, उनमें ज़्यादातर लोग जो महिलाएं होंगी, महिलाओं का स्तर बहुत ऊपर होगा। और ये सोसाइटी ऑटोमेटेड सोसाइटी होगी। ऑटोमेटेड सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो जनरली ये बात जानता है कि हम इतने लंबे समय से विकास की रेल पटरी पे चल रहे हैं, अब हम इतना आगे आ चुके हैं कि हमारे लिए जो कानून बनाए जाएंगे, उस कानून को पालन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है जो हमको कराएगी। हम खुद इतने समझदार हैं कि हम वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑटोमेटेड सोसाइटी, मतलब द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। भारी तंत्र व्यवस्था की ज़रूरत नहीं होती है। केवल आप छोटे मोटे कानून बना दीजिए, लोग समझ जाएंगे, अच्छा इस कानून में ऐसा करना है, हम कर लेंगे, क्योंकि हम इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हम और जनरली ये काम कर सकते हैं। मिनिमम यूज़ ऑफ वर्किंग क्लास। जो श्रमिक लोग हैं, वर्किंग क्लास है, जो लेबर का काम करती है, उनका उपयोग कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपको बहुत मशीनें आ गई हैं, हर चीज़ के लिए मशीन लगी है, फर्टिलाइज़र छिड़कना है मशीन लगी है, तो वर्क करने वाले लोग अपने आप कम हो जाएंगे। लैक ऑफ लेबर कन्फ्लिक्ट। लेबर के लॉस के लिए भी कोई लड़ाई नहीं होगी यहाँ पे। रीज़न क्या है कि लेबर अपने आप में इतनी सक्षम है। उदाहरण के लिए जर्मनी, ये जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ना, इसको कहीं लिखते चलिए, क्योंकि मैं आपको ये एनोटेड पीपीटी दे तो दूंगा, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो जर्मन समाज है, अब जर्मन समाज में आपको लेबर से लेकर लड़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि लेबर के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, हमारे यहाँ के कुछ उद्योगपतियों से ज़्यादा पैसा लेबर के पास है वहाँ पे। तो ये बात समझने की है कि जो विकसित देश होंगे वहाँ लेबर को लेकर लड़ाइयाँ नहीं होंगी, और यहाँ पे मेंटल लेबर ज़्यादा होगी। ऊपर अपन ने एक पॉइंट देखा था, बौद्धिक स्तर पे लेबर ली जाती है, तो यहाँ पे मेंटल लेबर ज़्यादा होगी, दिमाग से लेबर ज़्यादा चलेगी। मतलब आपको दिन भर कंप्यूटर पे बैठ के कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वो लेबर ज़्यादा चलेगी। ये एक न्यू फोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण की एक नया बल होगा ये, जो पूरे दुनिया में अपने आप को फैलाना चाहेगा। ऐसा क्यों करते हैं सेवा क्षेत्र वाले लोग या पोस्ट इंडस्ट्री वाले लोग, उत्तर औद्योगिक काल के लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनके उद्योग अब ख़त्म हो चुका है, तो अब ये चाहते हैं हम अपना कल्चर अलग अलग देशों में जाए। उदाहरण के लिए आईफोन जो है, आईफोन कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। काम कहाँ करती है? चाइना में। अब कहाँ कर रही है? चेन्नई में। बेचती कहाँ है? पूरी दुनिया में। तो अब इनको इंडस्ट्री अपने घरों में नहीं लगानी,
ये इंडस्ट्री वहाँ लगाएंगे जहाँ सस्ते में काम हो जाएगा, अपने यहाँ केवल सेवा क्षेत्र खोलेंगे। आईफोन का सेंटर कहाँ होगा? यूएसए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी? चाइना। बात समझ में आ रही है कि ऐसे इस तरीके से फैलेगा ये। इसके बाद आता है एम्फेसिस ऑन इनोवेशन। तो भाई इनोवेशन तो आपको पता ही है, जितना भी ये लोग इंडस्ट्री बना चुके हैं उसके बाद ये इनोवेशन या नई नई खोज करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे 3 कैमरे वाला आईफोन इन्हीं के यहाँ आएगा। एक वो एप्पल का बैज भी आ गया है, एक ब्रॉच करके जो लगा के घूमते हैं। और यहाँ पे एक यूथ का सब कल्चर डेवलप होता है जिसमें फैशन को बढ़ावा दिया जाता है। आप देखेंगे जो भी सोसाइटी धीरे धीरे संपन्न होगी वो इन फैशन वगैरह के सजावटी कामों में थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ फीचर्स थे, एक हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के और एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के। अब हम आ जाते हैं हमारी ग्रामीण सोसाइटी या रूरल सोसाइटी के कौन से तत्व हैं। तो रूरल सोसाइटी में एक है हमारे पास स्मॉल साइज। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, कई लोग बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, भारत में तो इतना 70% लोग जो है वो गांव में बसते हैं, तो फिर हम छोटा साइज़ क्यों बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि गांव जो होते हैं वो जनरली छोटे छोटे होते हैं, एक छोटे छोटे कस्बों में बटे होते हैं गांव। ये भाई 2 गली का गांव है, 4 गली का गांव है, एक पूरा मोहल्ला है गांव में। तो ये सोसाइटी उस गांव की अलग रहती है, उनकी परंपराएं अलग रहती हैं। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे परंपराएं बदल जाती हैं। कहते हैं ना भारत पे हर कदम कदम पे चीज़ें चेंज होती हैं। तो वही कहने का मतलब है कि जो स्मॉल होता है सोसाइटी होती है उसका जो आकार है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है या छोटा आकार होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बिजनेस क्या करते हैं ये। तो भाई ये जो मेनली बिजनेस करते हैं, जो अर्बन सोसाइटी है वो इंडस्ट्री और सर्विस करती है, उद्योग और सेवा क्षेत्र में है। तो ये वाली किस पे होगी? कृषि में। ये होगी हमारी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। ये एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करेगी, ना कि आपके इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे प्राइमरी रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। भाई, परिवार, पड़ोसी, किनशिप का मतलब क्या होता है? चाचा, फूफा, मतलब आपका जो खूनी संबंध है ना, आपका जो ब्लड रिलेशन है, आपने पूरा खानदान जो है उनके साथ संबंध ज़्यादा होते हैं। डायरेक्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, निजी संबंध ज़्यादा होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले रिलेशनशिप नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे निजी संबंध ज़्यादा होते हैं। आज भी गांव में जो कुल्फ़ी वाले लोग आते हैं, अगर आप उनको एक डोंगा भर के या एक गंजी भर के आप गेहूँ दे देते हो तो वो कुल्फ़ी दे के चले जाते हैं। पर्सनल रिलेशन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट रिलेशंस। रूरल इन्वायरमेंट होता है, ग्रामीण पर्यावरण होता है पूरा, खटिया लगी मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे। हरियाणा चले जाएं तो लोग खाट पे बैठ के हुक्का पीते रहते हैं। तो ग्रामीण चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी यहाँ पे। बिजनेस डिफरेंसेस, लोग अलग अलग टाइप का बिजनेस करेंगे। कोई चाय बेच रहा है, कोई गेहूँ उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई लेबर है, कोई समोसे बेच रहा है। अलग अलग टाइप के छोटे छोटे बिजनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स, यहाँ आबादी जो होगी वो तेज़ी से बढ़ती है थोड़ी, यहाँ आबादी तेज़ी से बढ़ती है। ये हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स अलग से देखेंगे। आबादी यहाँ थोड़ी तेज़ी से बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू शहरों में। शहर में लोग जनरली परिवार 3 लोगों का हो गया है आजकल, लेकिन गांव में आप जाओगे तो आज भी परिवार 7 या 6 लोगों का नॉर्मली होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा तेज़ी से बदलती है, डायनेमिक होती है। नेचर पे डिपेंड करते हैं ये, नदियों पे, बारिश पे, खेती के लिए सब चीज़ों पे ये किस पे निर्भर करते हैं? नेचर पे या पर्यावरण पे निर्भर करते हैं। और लास्ट आते हैं जॉइंट या लार्ज फैमिली। ये सबसे खास पॉइंट है, क्योंकि शहरों में हमको कैसी फैमिली मिलती है? छोटे परिवार। या शहरों में हमको मिलती है न्यूक्लियर फैमिली, शहरों में हमको मिलती है न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन गांव में कैसी मिलते हैं? बड़े परिवार, दादाजी भी साथ में रहते हैं, चाचा भी साथ में रहते हैं और माल गुजारी चलाते हैं, ठेकेदारी चलाते हैं। वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कहाँ पे? गांव में। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? डिटर्मिनेशन स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, सेक्स और कास्ट। मतलब यदि आप महिला हो, आप जन्म से महिला हो तो आपको अधिकार थोड़े कम मिलेंगे। यदि आप जन्म से क्षत्रिय हो, वैश्य हो या किसी और कुल में पैदा हुए हो तो आपका दर्जा उस हिसाब से होगा। ये आज भी भारत की सच्चाई है कि गांव में कुओं में पानी भरने जब कोई ऐसा माना जाता है कि हरिजन समाज से आ रहा है तो उस समय
कुएं को या तो दूषित मान लिया जाता है या उनको पानी भरने नहीं दिया जाता है, या पहले से हल्ला हो जाता है। ये लोग समाज के साथ में नहीं रहते, ये अलग से रहते हैं। जब ये खाना खाने बैठते हैं तो इनको अलग से खाना खिलाया जाता है, और जो अपने आप को ऊंची कास्ट कहते हैं, सो कॉल्ड हाई कास्ट कहते हैं, वो अलग से बैठ के खाना खाते हैं। इनके बर्तन अलग होते हैं। ये अलग टाइप का भेदभाव हमको देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज किस पे आधारित है ये, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपकी क्षमता पे नहीं, आपके जन्म पे आधारित है। यहाँ पे रिलीजन को बहुत महत्व दिया जाएगा, धर्म को बहुत महत्व दिया जाएगा यहाँ पे, और यूनिटी भी होगी इसके कारण, लेकिन कई बार विवाद भी आएगा। और वो तो फीचर ही होता है सोसाइटी का। पहले ही पेज में पढ़ा था अपन ने कि समाज में एकता भी होती है, यूनिटी भी होती है और तकरार भी होती है, वो तो फीचर ही है। लेकिन यहाँ पे धर्म एक उसका कारण बनेगा, वहाँ पे क्लास कारण बनती है बड़े शहरों में। लोकल और फोक ट्रेडिशन, फोक ट्रेडिशन मतलब कोई मेला लग गया, लोग घूमने जा रहे हैं, चंडी भर रही है, इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं ये लोकल ट्रेडिशन होते हैं ग्रामीण परिवेश में। आज के समय में देखिए शहरों में क्या चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ये सारी चीज़ें गाँव में इतना लोगों को मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें शहरों की चीज़ें हैं, गाँव में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। फोक ट्रेडिशन मिलेगा, बैसाखी आ गई तो लोग नाच रहे, पतंग उड़ा रहे, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी आपको। लोकल लैंग्वेज, अब देखेंगे हिंदी में ही गांव चले जाएंगे और शहर चले जाएंगे तो दोनों भाषाओं में अंतर होगा। शहर में बंदा थोड़ा सा आपको इंग्लिश के वर्ड्स के साथ हिंदी यूज़ करता हुआ मिलेगा। अब गांव में चले जाओगे तो आपको भाषा थोड़ी सी बुंदेलखंडी या देहाती भाषा जिसको हम कहते हैं अपने स्लैंग में, वो वाली भाषा देखने को आपको मिलेगी। जिस तरीके जैसे काय, क्यों, इस टाइप की भाषा, दोनों में अंतर है। अगर शहर में रहेंगे तो वो क्यों में बात करेगा, गांव में जाएंगे तो वो काय में बात करेगा, काय ऐसा काय कर रहे, क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे, ये दोनों में अंतर हो जाएगा। शहर थोड़े से फॉर्मल है, गांव थोड़े से इनफॉर्मल है, वो लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। और लो लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सबसे ऐसी चीज़ है कि जो गांव है वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, और स्कूल्स नहीं है इसलिए शिक्षा का स्तर जो है वो भी कम है। तो शिक्षा का स्तर कम होने के कारण ग्रामीण समस्याएं कुछ हमको यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। यदि आप ये सारे पॉइंट्स रखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि गांव जो है उसमें समस्याएं क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कि गांव की जो व्यवस्था है वो चेंज कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट चेंजेस टू व्हाट, क्या चीज़ कैसे चेंज हो रही है, यही तो क्वेश्चन आता है। तो भाई एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि क्या चीज़ है जो ग्रामीण सभ्यताओं को चेंज कर रही है। सबसे पहले तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जितने भी लोग मेरे से ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं लाइव क्लासेस में उनको ये चीज़ पता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, पहले खुद के लिए उगाते थे, अब पूरी दुनिया के लिए उगा रहे हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं खेतों की। मतलब कैपिटलिज्म, पूंजीवाद आ रहा है खेती में, पूंजीवाद आ रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है खेती में। ट्रैक्टर खरीद रहे हैं बड़े बड़े, हार्वेस्टर खरीद रहे हैं बड़े बड़े। तो ग्रामीण सभ्यता भी धीरे धीरे कैसी हो रही है, कमर्शियल या व्यावसायिक रूप में बदल रही है। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, वही जो मैंने बताया, क्या ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अलग अलग चीज़ें हम खेती में निवेश कर रहे हैं। एक्सेस टू बैंक, आप देखोगे हर गांव में एक ना एक एसबीआई की शाखा है, कहीं ना कहीं एलआईसी वाले मिल जाते हैं। तो बैंक वगैरह का जो एक्सेस है ये चीज़ गांव में बढ़ रहा है, और इसको क्या कहा जाता है, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। और मैंने इसीलिए कहा था कि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपका बाकी सब सब्जेक्ट से जुड़ेगा। वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये खासियत है इस सब्जेक्ट की, ये अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ेगा। इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि अब पंचायती राज व्यवस्था ले आई है। देखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अवेयरनेस टू वोटर्स, सबको पता चल गया कि हम भी एक इलेक्शन तंत्र का हिस्सा हैं, हम वोट दे सकते हैं, लोगों में जागरूकता आ रही है, तो लोगों में पार्टिसिपेट करने की इच्छा बढ़ रही है। जो हमारे साथ के लोग थे वही आज सरपंच बने बैठे हैं, ये चीज़ें देखी जा रही हैं। नए टाइप के फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स जिसकी बात मैंने अभी करी। इंक्रीज इन द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, पहले टीवी होना गांव में बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो न केवल टीवी बल्कि मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट, खासकर जियो के आने के बाद पूरे हर गांव में लगभग सबके पास फ़ोन है और उसमें इंटरनेट भी है।
आजकल हर कोई फेसबुक और व्हाट्सएप में अवेलेबल है, सोशल मीडिया चला रहा है। ये सब आप इसके चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी में देखोगे कि इतना ज़्यादा इंटरनेट लोगों के पास है, इससे सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के कारण भी समाज बदल रहा है धीरे धीरे, नई टेक्नोलॉजी के कारण बदल रहा है, पंचायती राज व्यवस्था के कारण बदल रहा है। इन सब के लिए मैं आपको एक ब्रॉड आउटलुक दूंगा एकदम आखिरी में, इस लेक्चर के आखिरी में या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम करेंगे, तो एक ब्रॉड आउटलुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एक ढांचा प्रोवाइड करूंगा, इस पे रख दो आंसर रेडी, और आंसर ही रेडी करना है और कुछ नहीं करना है। इसकी इतना नॉलेज लेके आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा ये सब कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सोशल चेंजेस, समाज बदल रहा है, खान पीन बदल रहा है, भाषा बदल रही है, ड्रेस बदल रहे हैं, गाने बदल रहे हैं। आजकल गांव का बच्चा भी, एमपी के गांव का बच्चा भी हनी सिंह के गाने गा रहा है, एमपी के गांव का बच्चा भी अरिजीत सिंह के गाने गा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई पुराना संगीत गाए पड़ा है या क्लासिकल संगीत गाए पड़ा है, नहीं, वो अब वो नए गाने गा रहे हैं, वो भी रैप करना सीख रहे हैं, गांव से लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हरियाणा का जो रैपर जीता है आपके हसल शो में, जिसने वो गाना गाया है शहर की छोरी वाला, तो ये सब गांव के लोग हैं, धीरे धीरे शहर के स्टाइल में बदल रहे हैं। इसके बाद खाना पीना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब गांव में धीरे धीरे जा रहा है। तो लोग चेंज कैसे हो रहे हैं? वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, टेक्नोलॉजी के अंताकरण के कारण, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन के कारण। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, जिस पे नंबर मिलते हैं। इसको लिखने पे नंबर नहीं मिलेंगे भाई, ये ढांचा है, इस पे नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर मिलेंगे जब आप वर्ड्स डालेंगे, ग्लोबलाइजेशन, मैकडोनलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, मैकडोनलीकरण, पाश्चात्यकरण, तो ये सारे शब्द डालने पड़ेंगे, तब नंबर मिलेंगे, बाकी नंबर नहीं मिलेंगे। ट्राइबल सोसाइटी, इसको अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि ट्राइबल्स एक अलग टॉपिक है, वो डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, क्लासेस थोड़ी छोटी रखते हैं ताकि बच्चे टाइम के साथ देख भी पाएँ। तो आज हमने इंडियन सोसाइटी को जान लिया कि इंडियन सोसाइटी कितने हिस्सों में है। अगला जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया का, जिसमें हम भारत की विविधताएं जानेंगे, डाइवर्सिटी जानेंगे। और उस डाइवर्सिटी को जानने के बाद हम टॉपिक चालू करेंगे कास्ट, कास्ट के बाद चालू करेंगे फैमिली, और इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और खासकर जो टॉपिक समाज के बाद आज से कुछ समय बाद पढ़ेंगे वो होंगे ग्लोबलाइजेशन, और साथ ही साथ हमारे ग्लोबलाइजेशन और सेक्युलरिज्म, जहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं। वुमेन्स और ट्राइबल्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम अलग से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जो है वो हम जल्दी लेके आएंगे, हो सकता है इसी के बाद 1-2 दिन में दूसरा वीडियो आ जाए डाइवर्सिटी इन इंडिया का। तो हम ये एक जो पीपीटी है उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @आदित्य कमलेश अवस्थी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी मैं इसी नाम से हूँ, या तो आप मेरे को इस वीडियो में मेरा नंबर, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर डला हुआ है, आप मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। मैं आपको क्वेश्चन प्लस एवेल्यूएटेड आंसर्स दोनों प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।